Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Introduction to Statistics. और आज हम करने वाले हैं मीनिंग क्लियर करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में। और जो वीडियो का लास्ट वाला पार्ट था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर किया था प्लूरल सेंस में। और आज हम सिंगुलर सेंस का मीनिंग देखेंगे और इसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम इजीली फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का इन सिंगुलर सेंस। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का जो यहाँ पे मीनिंग निकलता है, इट रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मैथड्स। इसमें स्टैटिस्टिकल मैथड्स आते हैं। इट मीन्स कि जब डाटा कलेक्ट होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट होती है, तो कलेक्शन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, जो रॉ डाटा कलेक्ट हुआ अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी, तो उसी को हम बोलते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। कि डाटा कलेक्ट अगर करना है तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, तो वो चीज है हमारा सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। तो इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को बहुत ज्यादा केयर के साथ काम करना होता है, और जो डेटा कलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव कलेक्ट होगा। अब जैसे कि सपोज इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानना है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो अबाउट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो पॉपुलेशन जानने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें फिर मेथड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर चैप्टर रहेगा। जैसे सेंसस, सैम्पलिंग मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले वो पार्ट में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे। फिर सेकेंड वाला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा कलेक्ट तो हो गया, ठीक है, कलेक्शन हो गया, अब उसे ऑर्गेनाइज करना होगा। रॉ डेटा है, उससे कोई हम अभी कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इन द सेंस, जो चीजें सिमिलर नेचर की हैं उसे एक ग्रुप में रखेंगे, और जो डिसिमिलर नेचर की हैं उसे दूसरे ग्रुप में। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे स्टेप्स हैं ना मेथड्स के, इसके ऊपर प्रॉपर चैप्टर है, तो उनको हम आगे और डिटेल में फिर पढ़ने वाले हैं। अभी बस हमें ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, उसे प्रेजेंट करना, एक अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना, कि जो रीडर हैं उनको इजिली अंडरस्टैंड वो कर सके, वो समझ पाए कि ये चीज हमें क्या बता रही है, डेटा हमें क्या क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हो सकता है, टेबल बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करना। मीन्स कि अब टेबल हो गई, ग्राफ बना लिए, तो एनालाइज का मीनिंग है कि अब ये जो चीजें हैं ये हमें क्या बता रही हैं, इनका क्या जो है हमारा मेनली क्या जो है कंक्लूजन निकलता है। तो एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में जैसे एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और कॉरिलेशन की कैलकुलेशन हो सकती है, इसमें डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो टर्म्स है, डिस्पर्जन, कॉरिलेशन, ये आगे हम समझेंगे। अभी बस हमें ध्यान रखना है एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेजेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लास्ट स्टेप है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, कि कंक्लूजन ड्रॉ करना, निष्कर्ष निकालना, कि अब हमने इतने जो ये 4 स्टेप्स लिए, पहले डेटा को कलेक्ट करा, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करा, फिर डेटा को प्रेजेंट करा, उसके बाद फिर एनालिसिस करा, तो ये इनका ओवरऑल एक रिजल्ट क्या निकलता है, इनका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। से फॉर एग्जांपल, जैसे अब पॉपुलेशन के ऊपर डेटा कलेक्ट करा और लास्ट में फिर पता चला कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की अब वो बढ़ गई है, कितने परसेंट से बढ़ गई है, 10% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो वो एक कंक्लूजन हमारे माइंड में सेट हो जाता है, एक निष्कर्ष हमें, एक रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है
उसमें मेनली क्या आते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले डाटा कलेक्ट करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, फिर प्रेजेंट करो डाटा को, फिर एनालाइज करेंगे और लास्ट में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं इनके भी टूल्स होते हैं, इनको करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। जैसे कलेक्शन में सेंसस और सैंपल मेथड का यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में टेबल डायग्राम्स ग्राफ्स का यूज हो रहा है, एनालिसिस में क्या हो रहा है, परसेंटेज और जो है हमारा एवरेजेस का यूज होगा, और इंटरप्रिटेशन में कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। हमने सिंगुलर सेंस में भी स्टैट का मीनिंग देख लिया और प्लूरल में भी। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस डील्स विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है, जबकि वेयरएस इन सिंगुलर सेंस इट इज अ बॉडी ऑफ वेरियस मेथड्स। और सिंगुलर सेंस में क्या हो रहा है, वेरियस मेथड्स को फॉलो करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा में प्रोसेसिंग की जाती है। फिर प्लूरल सेंस में जो डाटा होता है एक तरीके से वो रॉ स्टेट में है। रॉ स्टेट का मतलब क्या होता है कि डाटा अभी कलेक्ट हुआ है, जस्ट कलेक्शन हुआ है, बट उससे अभी हम कोई कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो वो प्लूरल सेंस में आ जाता है कि डाटा कलेक्शन तो हो गया लेकिन उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसी को रॉ डाटा बोलते हैं। फिर सिंगुलर सेंस में क्या होगा, ये हमें हेल्प करता है डाटा को प्रोसेसिंग करने में। कलेक्शन करते हैं डाटा को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, प्लूरल सेंस में क्या रहेगा, इट इज क्वांटिटेटिव। प्लूरल सेंस में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्वांटिटेटिव है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, न्यूमेरिकल्स में इंफॉर्मेशन मिल रही है। बट इन सिंगुलर सेंस ऑपरेशनल। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशनल है, उसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में। अब हम इसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स वाला हम टॉपिक करेंगे। अब जो स्टैटिस्टिक्स के जो इम्पोर्टेंस हैं वो, जैसे कि एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जैसे कि एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनइक्वालिटीज है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनके साथ क्या हो रहा है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, नंबर्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। और जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं, पॉलिसीज बना देते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मेन एडवांटेज क्या है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। लाइक पॉवर्टी, कि हाँ इंडिया में जैसे एग्जाम्पल के लिए 25% पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल रहते हैं। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें प्रॉब्लम्स को, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी इंपॉर्टेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज को क्रिएट करने में स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अब जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जब उसका यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ लॉ क्रिएट हो जाते हैं, कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। लाइक एक फेमस लॉ है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी, कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपनाया जाता है, तो लॉज का भी पता चल जाता है कि बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेवियर होगा, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, ये लॉ हमारा क्रिएट हो गया।
तो वो चीजें कैसे क्लियर हुई? क्योंकि हमने स्टडी करी, हमने इन्वेस्टिगेशन करी। तो इकोनॉमिक लॉस को फॉर्मुलेट करने में हेल्पफुल है स्टैट। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको भी इजीली जान सकते हैं कि कितना हमारा नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितना है। और कैसे देख सकते हैं इसमें, जैसे कि अब जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। प्राइमरी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे कितना जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो टर्जरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंक्स आते हैं और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती हैं, तो उससे कितना जीडीपी मिल रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इकोनॉमी की प्रोग्रेस का परफॉर्मेंस को क्लियर करता है स्टैटिस्टिक्स। इससे हम एक अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं कि देश में क्या एक्चुअल में चल रहा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कि जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्री से आउटपुट मिल रहा है 50%, 60%, इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि किस लेवल पे अब हम हैं, कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या फिर हम और ज्यादा पीछे जा रहे हैं। कंपैरिजन पॉसिबल है। परफॉर्मेंस में क्या होगा कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हम इससे क्लियर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने में, और जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर हम प्रॉब्लम ही नहीं पता चल पाएगी तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही चीज है, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम इसमें देख सकते हैं कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको एक्सप्रेस करेंगे नंबर्स में, पता चल जाएगा एक एक्सटेंट, एक हद कि कितने परसेंटेज से कितने अमाउंट में प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम पता चलेगी तो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प कर रहा है। कैसे प्रॉब्लम पता चल रही है? इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करेगा, वो सारे स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, तो पूरा सीक्वेंस में चला जाता है। इसके बाद फिर इसका फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या रहता है स्टैटिस्टिक्स का? स्टैट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डिसाइड किया जाता है। रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे यूज में लाना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनके डिफरेंट यूजेस को पहले से डिसाइड किया जाएगा नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से। वो होती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एम क्या है? रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना। जैसे इंडिया में अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो अथॉरिटी है वो नीति आयोग है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता चल गई। प्रॉब्लम जैसे जैसे पता चल रही है उस एरिया के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हेल्पफुल इन रिसर्च। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। स्टैटिस्टिक्स काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनी, कोई भी एक डिसीजन अगर लिया जाए तो उसका क्या असर होगा, क्या मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये रिसर्चर्स स्टैटिस्टिक्स में से रिसर्चर्स के लिए जो ये चीज है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में एक रिफॉर्म हुआ था लिबरलाइजेशन का 1991 में। तो लिबरलाइजेशन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेशनल इनकम पे, पर कैपिटा इनकम पे क्या असर पड़ा, तो रिसर्च करके ये चीजें पता चल जाती हैं। रिसर्च हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी करके। तो ऑल ओवर हमें क्या कंक्लूजन यहाँ पे मिलता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जब प्रॉब्लम पता चल जाती है ना, तो उसका फिर हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, फिर अब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करेंगे, इकोनॉमिक प्लान बनाएंगे, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, जॉब्स को क्रिएट करने के एफर्ट किए जाएंगे। तो ऑल ओवर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स
और लिमिटेशंस भी करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ चीजें, कुछ कमियां होती हैं, तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।